नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब एजुकेशन डेली न्यूज़ पर। आज हम हिंदी वर्णमाला में वर्डों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम प्राप्त करेंगे कि स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, उनके उच्चारण स्थान क्या क्या है, उनकी संख्या क्या क्या है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं, और आज तक भी हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त ही कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, और वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग दो चीज़ें हैं जो वर्णमाला में एक साथ तो रहते हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब जिनका उच्चारण करने में हम किसी प्रकार के किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे अ बोलने में सिर्फ अ का ही उच्चारण होता है। ई, उ, री, ह्रस्व स्वर ये चार होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अ, ई, उ, री, ये चार होते हैं। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, जो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और अ है। कुछ विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि नहीं, ये स्वरों की संख्या 13 होती है। वो अंग और हा को भी इसमें मानकर कहते हैं कि इनकी संख्या जो है 13 है, पर हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा को अयोगवाह कहा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है, जैसे कि आपको पता है। अंग और आह, इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। अयोग वाह जो वर्णमाला में तो होते हैं, पर इनको स्वर नहीं माना जाता है। और दीर्घ स्वर में आपको मैंने बता ही दिया कि अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, जो कुल मिला के इनकी संख्या 7 होती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दूसरी होती है वर्णमाला की व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं। अब कहेंगे कि स्वर की सहायता से कैसे उसका उच्चारण होता है, तो हम छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने क का उच्चारण किया, क का उच्चारण किया, तो क का उच्चारण करने में हमने कहा क, उसके साथ में देखेंगे क अंत में आ रहा है अ, क के साथ में अ भी आ रहा है, तो इसके उच्चारण में हमने अ स्वर की सहायता ली। तो क जो बनता है वो ये क और अ मिला के ये क बना हुआ है। अब बिना अ की सहायता से अगर क उच्चारण करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उच्चारण करके देख लीजिए। अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, ये मैंने बना दिया और नीचे मैंने हलफ लगा दी। अब इसको आप क तो नहीं पढ़ पाएंगे, उच्चारण ही नहीं हो पाएगा, इसका संभव नहीं। इसलिए स्वरों की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से प वर्ग तक तथा ड और ढ, ड और ढ, ये ड और ढ अलग होते हैं। ये वाले ड नहीं होते हैं जो हम लोग सामान्यतः देखते हैं। इसमें देखेंगे कि नीचे की तरफ बिंदी लगी हुई है, और ढ से ढकना वाला ढ नहीं होता है। इसके नीचे भी आप देखेंगे कि बिंदी, इस तरफ बिंदी लगी होती है। इन्हें उच्चित शब्द भी कहा जाता है। ये उच्चित वर्ण होते हैं। इसके उच्चारण में देखते हैं कि हमारी जो जीभ है वो ऊपर की तरफ जाके नीचे अचानक से आती है, उच्चित स्वर। क वर्ग से प वर्ग तक ये 25 होते हैं।
और ड ये ढ मिला के ये 27 हो जाते हैं। उसी तरह अंत्यस्थ है य र ल व, ये 4 होते हैं। उष्म है श श श ह, की भी संख्या 4 है। आगत ज और फ, ज और फ आगत। आप देखेंगे कि आगत ये कुल 5 शब्द होते हैं जिनका हम हिंदी में अगर हमको ताजमहल लिखना है, ताजमहल जब लिखते हैं, ताजमहल मैं लिख के मैं दिखाता हूँ आपको, ताजमहल ऐसे ही कुछ होता है, पर यहाँ पे देखेंगे कि बिंदी लगा हुआ है ताजमहल में, यहाँ पे ज में बिंदी लगी होती है, तो वहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग होता है। और संयुक्त स्वर में 4 होते हैं, छ त्र ज्ञा और स्र। इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वर जो होते हैं 2 वर्णों के योग से बने होते हैं। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जान लिया कि स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 41 और कुल वर्णों की संख्या 52 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको आगे ही बता दिया था कि वर्ण कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तथा इस ध्वनि का वर्ण तथा इसी ध्वनि का वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया। स्वर, इसके बारे में मैंने आगे बताया था कि स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आइए स्वर्गों का वर्गीकरण मैंने अलग अलग कर दिया है, जिसमें जैसा कि हिंदी व्याकरण में भी दिया हुआ। चलिए आइए जानते हैं कि स्वरों को 3 भागों में कैसे कैसे बांटा गया है। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या फिर उसको छोटे स्वर, लघु स्वर भी कहा जाता है। इन सब वर्णों के उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, या फिर एक मात्रिक का समय लगता है। एक मात्रिक मतलब एक मात्रा को पढ़ने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रिक ही समय बोला जाता है। जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। इनका उच्चारण करके आप देखिएगा कि सब अ, ई, उ, री, बहुत ही कम समय में हम लोगों ने इसका उच्चारण कर लिया। और उसी प्रकार होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे शब्द जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वर से ज़्यादा अथवा 2 मात्रिक का समय लगता है। 2 मात्रिक मतलब जैसा कि मैंने बताया, एक मात्रिक का एक मात्रा में जितने पढ़ने में, 2 मात्रिक में 2 मात्रा जितने पढ़ने में, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, 7। और वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो कभी कभी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो इस वाले ए को दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो समझते हैं कि छोटा छोटा जिस तरह छोटी ई छोटा ऊ बना हुआ है, उसी तरह ए भी ह्रस्व स्वर में आ जाएगा, जबकि नहीं, इनको जो है दीर्घ स्वर में ही रखा गया है, क्योंकि इनके उच्चारण में इससे ज़्यादा समय लगता है। चलिए तो फिर हम जानते हैं कि स्वरों में एक स्वर और होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, मतलब या फिर 3 मात्रिक का समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, ओम का उच्चारण आप करके देख लीजिएगा कि उसमें इन दोनों के उच्चारण से ज़्यादा समय लगता है। फिलहाल अभी तो हम जान गए कि ये स्वरों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है, कौन कौन से स्वर है, और उन स्वरों में ह्रस्व स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर कौन सा है, कौन कौन से हैं, उनकी संख्या क्या है, ये हम जान गए। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, कुल स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर के सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं, कि 5 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने जैसे आपको आगे बताया कि क का उच्चारण जो है बिना आ की सहायता से नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जितने भी व्यंजन होते हैं उनको किसी न किसी वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है या स्वर की सहायता से ही बोला जाता है, इसलिए उनको व्यंजन कहा जाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि नीचे तालिका में दिया हुआ है कि वो कौन कौन से हैं। पहला होता स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत एवं संयुक्त व्यंजन।
कभी कभी परीक्षाओं में देखते होंगे आप, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जरूर होते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि अगर कोई किसी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए तो आपसे छूटे ना। चलिए आइए जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है, जिसमें क वर्ग से लगा के प वर्ग तक ये 25 होते हैं और ढ ये मिला के 2 ये मिला के ये कुल 27 हो जाते हैं। ये होती है कुल 27। अब जैसा कि आपको पता है कि गंगा से लगा के प तक ये 25 वर्ण दिए गए हैं और प्रत्येक वर्ण को इसको क वर्ग बोला जाता है। इसको क वर्ग, यह क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और ये प वर्ग। हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं और इनके उच्चारण भी अलग अलग होते हैं। इनके उच्चारण स्थान भी अलग होते हैं। इनके बोलते समय जब इनका हम उच्चारण करेंगे, जब इनको पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि इनको हमारे मुख से जो ध्वनि निकली अलग अलग स्थानों से हवा लेते हुए या टच करते हुए बाहर निकलती है। जैसे क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, इनका उच्चारण करते हैं तो ये हमारी कंठ से निकलती है। उसी तरह च छ ज झ इया वो तालव्य से होती है और ट ठ ड ढ अणा मूर्धा से, त थ द ध दंत से, प प ब म ये होस्ट से निकलती है। आप उच्चारण करके देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी हाँ ये किस तरह है। फिलहाल जैसे हमारे अगर हम बात करते हैं अपने गले से होंठ तक तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कंठ। तो इसीलिए पहले को कंठ बोला गया है, उसी हिसाब से इसको व्यवस्थित किया गया है। तालव्य, उसके बाद तालु आती है। च छ ज झ यहाँ का उच्चारण जब करते हैं तो हमारे तालु में जो हमारी हवा टकराती हुई और हमारी जीवान भी है जो उस तालु से टच करते हुए इनका उच्चारण करती है। इसी तरह ट ठ ड ढ ण वो हमारी मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है जो हमारी जीभ होती है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ मुड़ते हुए इनका उच्चारण करती है। आप जैसे ट बोल लीजिए तो देखेंगे कि हमारी जीभ जो है वो जो हमारी मुंह के ऊपर की छत है उसको पीछे की तरफ घूम के टच करती है। ट ठ ड ढ अणा। अब एक बार बोल के देख लीजिए तो इसलिए इसको मूर्धा कहा जाता है। और दंत में त थ द ध न, तो आप बोल के देखेंगे त तो हमारी जीभ जो है वो दांत से लगती है। थ द ध न, बिना जीभ को दांत में टच किए आप त का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, थ का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, त का उच्चारण थ का और न का भी उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको दंत बोला जाता है। उसी तरह प फ ब भ में बोलने से हमारी दोनों ओठ जो होते हैं वो आपस में सटते हैं, तभी इनका उच्चारण होता है। बिना होठों को सटाए इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, बिना होठों को मिलाए इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसी तरह इनको अलग अलग बांटा गया है। अब देखेंगे कि ध और ध इनको बताया गया था मैंने कि ये उच्छिप्त होते हैं। ये तुर्की भाषा से लिए गए हैं। ये दो, इनकी संख्या 2 है। कभी कभी प्रश्न में आता है कि ड और ढ जो होता है वो कहाँ से लिया गया है। ड और ढ का प्रयोग जैसे पढ़ाई, सड़क जैसे होता है, हम लोग लिखते हैं सड़क, तो ये होता है सड़क। अगर हम केवल ऐसे ही लिख दें सड़क, ये तो सड़क हो गया, सड़क नहीं सड़क, इसलिए यहाँ बिंदी लगती है और ये इसका सही उच्चारण तब होता है सड़क। और इस तरह होता है पढ़ाई। पढ़ाई में भी आप नीचे बिंदी लगाएंगे तभी नहीं तो पढ़ाई हो जाएगी। और अगला व्यंजन है हमारा अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। इनके उच्चारण में श्वास अंदर की ओर जाती है महसूस होती है। अब उच्चारण करके देखेंगे य र ल व। हवा तो बाहर निकलती पर लगता है सांस अंदर की तरफ जाती है। जैसा कि इसमें मैंने एक नोट भी लगाया है कि य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा जब बाहर निकलती है तो हमारे अपने हाथ को हम मुंह के पास करेंगे तो पाएंगे कि हवा हमें गरम गरम महसूस होती है। उष्म यानी गर्मी। आप श श ह उच्चारण करके देख लीजिए और हाथ जब मुंह
उसके सामने ले जाएंगे तो पाएंगे कि हवा गर्म गर्म लगती है। और उसी तरह अगला है ज फ, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन ये फारसी के शब्द है, इनकी संख्या 5 है, जैसा कि आगे लिखा हुआ है ज फ क ख ग। अभी मैंने आगे बताया कि ताजमहल लिखते समय जब हम लिखते हैं ताजमहल तो ज में जो होता है ये आगत व्यंजन का प्रयोग होता है। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो 2 वर्णों के योग से बने होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 हैं। तो आप देखेंगे कि क और श के सहयोग से छ बना है, त्र में त और र के प्रयोग से बनाया गया त्र, ज्ञ में ज और इया के प्रयोग से ज्ञ बना है, और स्र में श और र के प्रयोग से स का निर्माण किया गया है। तो ये हमारे 5 स्पर्शी व्यंजन हो गए। तो इनकी संख्या आपको पता ही है कितनी होती है। स्पर्शी व्यंजनों की कुल व्यंजनों की संख्या ये 41 होती है, और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि नासिक के व्यंजन या पंचमाक्षर किसे बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि ये अड़ा, या, ड़, न, म, ये जो होता है इसको नासिक के व्यंजन या पंचमाक्षर बोला जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण के समय ये हमारी ये सारी ध्वनियाँ नाक के सहयोग से ही बाहर निकलती है, इसलिए नासिक या पंचमाक्षर भी बोला जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कभी कभी हिंदी में और भी वर्णमाला से छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, और जानकारी ना होने की वजह से हम वहाँ पे फंस जाते हैं। जैसे कि कभी कभी आ जाता है कि ऐसे व्यंजन कौन कौन से हैं जो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। द्विगुण व्यंजन यानी जिसमें 2 गुण है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जो उच्छित शब्द जो वर्ण है ड और अड़, ड और अड़, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, या ये उच्छित व्यंजन या फिर प्रकंपित व्यंजन भी कहे जाते हैं। समझ गए। और च, छ, ज, झ, च, जैसा कि आप देखेंगे वर्णमाला में आप देखेंगे कि च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ये जो होते हैं इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। दोस्तों अभी तक हमने जो जाना उसके अलावा भी कुछ हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि निर्मित व्यंजन कौन से होते हैं। निर्मित व्यंजन तो मैंने अभी बताया था कि ड और ढ जो ये 2 दिए हैं स्पर्शी व्यंजनों में, ये दोनों, इनको निर्मित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उच्छित व्यंजन भी कहा जाता है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि वैदिक व्यंजन कौन सा है। अभी तो कहेंगे कि मैंने कहा है कि 5 ही व्यंजन, ये वैदिक व्यंजन क्या होता है। वैदिक व्यंजन की संख्या 1 होती है, ये सिर्फ 1 है, जिनका इस्तेमाल मंत्रों को लिखने में किया जाता था, जो हिंदी वर्णमाला में तो नहीं है, पर इनका प्रयोग आज भी मराठी भाषा में होता है, जो कुछ इस तरह से बनता है। आप देखेंगे इस तरह से ये बना रहता है। इसे लुंठित ढ या लुंठित र भी कहा जाता है। इसका प्रयोग हिंदी में तो अब नहीं होता है, पर जान लीजिए। और स्पर्शी व्यंजनों को उदित व्यंजन भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न में आ जाते हैं इस तरह के प्रश्न, उदित व्यंजन को किस और नाम से जाना जाता है, या फिर स्पर्शी व्यंजन को किस और नाम से जाना जाता है। तो जान लीजिए स्पर्शी व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहा जाता है।
और कभी कभी पूछ लेता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या केवल 4 है। अ, ई, उ, री, वही केवल मूल स्वर है, उन्हीं स्वरों से सारे स्वर बने हुए हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि मूल व्यंजन कितने हैं। मूल व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। कैसे? क से म तक, क से म तक 25, और उसके बाद श है। इनको लेते हुए वर्णमाला के पूरे शब्दों को लेते हुए, मतलब जो है केवल संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो पाएंगे कि इनकी संख्या जो है, मूल व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। चलिए, और कभी कभी पूछ लेता है कि शहीद वर्ण कौन से हैं। तो शहीद वर्ण कौन सा होता है? शहीद वर्ण जो होता है अ होता है। कि आप देखेंगे कि जितने भी व्यंजन हैं, तो चर्ण, क, ख, ग, घ, अंग, इन सब में अ का प्रयोग होता है। जैसा कि आपको बताया गया था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के सहयोग से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। तो इसीलिए अ को जो है शहीद वर्ण भी कहा जाता है। और आजकल कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। संयुक्त स्वर, जो इसके संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 हैं। अब जैसे ए का अगर निर्माण किया जाता है या एक किसके सहयोग से बना, तो ए जो है वो 2 स्वरों को योग से बना है। जैसे अ या फिर आ के साथ ई, बड़ी ई या फिर ई को मिलाएंगे तो ए का निर्माण होता है। और इसी प्रकार जब आ के साथ ए या फिर ए या फिर ए का प्रयोग करेंगे तो ए का निर्माण होता है। इसी प्रकार ओ में वही अ, आ के साथ छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ का इस्तेमाल करेंगे तो संयुक्त स्वर जो है ओ का निर्माण हुआ है। और उसी तरह औ में अ, आ के साथ ओ या फिर औ, या फिर औ, इसी तरह जो है चलिए, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए और इसमें लगभग मैंने सभी प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया हूँ ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी में व्यंजनों में एक और व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है जो आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। वायु संगीत के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है। इसमें अल्पाड़, महापाड़ और घोष, सघोष या फिर अघोष वर्ण तारत्व के आधार पर इनका वर्णन किस तरह से किया गया है, इसके बारे में जानकारी आपको अगली